नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारी नवरात्रि की व्याख्यान माला जो है, ये जो आरोग्य का यज्ञ है, उसका आज का 9वां दिन है। आज अष्टमी है और आज हमारे यहाँ पे स्पीकर करके आ रही हैं डॉक्टर गौरी सरवणकर मैडम। मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैडम ने पोदार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से BAMS किया है। उसके बाद में उन्होंने फेलोशिप किया है YMT आयुर्वेदिक कॉलेज से। उन्होंने बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजी और हेयर ट्रीटमेंट्स के कोर्सेज किए हैं और लास्ट मोर देन 22 years शी इज इनटू प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस। और पंचकर्म क्लिनिक उनका खुद का है, दीर्घायु आयुर्वेद करके। उसके साथ में और भी 2 जगह पे, यानी आयुश्री में और आयुर्वेदा वन आयुर्वेदा करके, दोनों जगह पे वो ऑनररी कंसल्टेंट करके कार्यरत है। इनफर्टिलिटी में उनका ज्यादा काम है। उसके साथ में बहुत सारे कैंप्स उन्होंने कंडक्ट किए हैं वुमन हेल्थ के रिगार्डिंग, आर्थराइटिस के रिगार्डिंग, मेंस्ट्रुएशन और PCOD के बारे में उन्होंने बहुत सारी जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए हैं। सुवर्ण प्राशन के इफेक्ट्स क्या है उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी जगह पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। तो ऐसी मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल पर्सनालिटी आज के हमारे ये 9वें व्याख्यान के लिए हमें मिली है, जो हमें गाइड करेंगे PCOD और इनफर्टिलिटी के बारे में। और मुझे और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे शेयर करनी है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमने आरोग्य का, ये आयुर्वेद का महायज्ञ का आयोजन किया, उसकी संकल्पना डॉक्टर गौरी मैडम की ही है। तो उनकी वजह से यहाँ पे हम सब लोग जुड़े हैं और सभी को ये आयुर्वेद का ज्ञानामृत 9 दिन से मिल रहा है। तो मैं हार्टली मैडम को वेलकम करती हूँ। और वो मेरी प्यारी फ्रेंड भी है, मेरी कलीग भी हैं और शी इज वेरी सिन्सियर। तो मॅडम, तुमचं स्वागत आहे। तर प्लीज तुम्ही माईक हातात घ्या. Thank you so much, Dr. Aparna, for the wonderful welcome and introduction. आज का हमारा टॉपिक है PCOD और इनफर्टिलिटी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि PCOD ऐसा है चीज कि इसमें ना सुश्रुत संहिता में कहा गया है, एकं शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्रम निश्चय। किसी भी एक शास्त्र का, किसी विषय को जानने के लिए बहुत सारे शास्त्र का अभ्यास करना पड़ता है। तो ये अभ्यास करके ये इतना बड़ा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो भी मैंने कंसाइज करके, छोटा करके आप सभी के सामने वो रखने की कोशिश की है। धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। पहले तो हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, उसका सिचुएशन कैसा रहता है। तो प्यूबिक रीजन में अम्बिलिकस के नीचे अपना यूट्रस रहता है। इसके लिए 2 फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ओवरी है साइड में, हाँ, वजाइना है। स्टार्टिंग फ्रॉम वजाइना it goes up to uterus, then fallopian tubes, okay, and ovaries. अब ये जो नॉर्मल कंडीशन है, जो हमारी मासिक आता है, तो हर महीने में एक ओवम डेवलप होता है और वो फॉलिकल फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होके यूट्रस में आता है। अगर वहां पे उसका संयोग इसके साथ होता है, स्पर्म के साथ होता है, तो वहां एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अगर नहीं होता है तो वो शेडिंग स्टार्ट होता है और मंथली पीरियड अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। सो अगर PCOD है तो PCOD में क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स बनते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये जो फॉलिकल ऐसे दिखने लगते हैं, ये नॉर्मल ओवरी है और हर महीने अगर आपका बड़ा नहीं होता है तो वो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है एंड ओवरी का अपना वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो PCOD में आगे जाके हम लोग वो सिम्टम्स देखेंगे कि क्या रहे।
पीसीओडी में ज्यादातर क्या क्या सिम्टम्स लक्षण दिखते हैं, तो इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं। कई कई महिलाएं को 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 1-1 बरस तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं। और उनमें जब भी किसी किसी में पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में, फिर वेट गेन होता है, फटीग दिखने लगता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, ना व्यायाम जाने के लिए मन करता है, एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे लो एनर्जी रहती है, हेयर फॉल की लक्षण दिखाई देते हैं, एक्ने दिखते हैं, ज्यादातर चिक एरिया में एक्ने रहते हैं, फेस पे हेयर्स आने लगते हैं, विच वी कॉल इट एज हार्सिटिज्म, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन जैसे तनावजन्य वातावरण कंडीशंस पैदा होते हैं। फिर ये सब क्यों होता है, क्या कॉजेस है, किस वजह से होता है, तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल, अपना अभी लाइफस्टाइल इतना कोविड के बाद तो अचानक से पीसीओडी के केसेस ज्यादा होने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग घर पे बैठे थे, वॉकिंग, एक्सरसाइज, हम लोग के रूटीन जो काम है वो कम होने लगे। अभी तो मोबाइल पे ही ज्यादा रहते हैं, ऑनलाइन जोमेटो है, स्विगी है, सब वहां से ऑनलाइन मंगाते हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल में आती है। फिर खाने का भी चीजें बदल गया है, खाना है तो स्वीट ज्यादा, रात को आइसक्रीम खाना, फालूदा वगैरह खाना, ये सब चालू है। कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटैटो, समोसा और बर्गर, पिज्जा वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। फास्ट फूड है, फिर एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। किसी किसी का होता है, जो लड़कियों में प्रॉब्लम नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़कियों में प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, तो उनको वॉक वगैरह करना चाहिए। तीसरी चीज है हार्मोनल पिल्स। अभी इसमें ना, अगर पीरियड्स डिले होते हैं तो हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स रहता है, तो विच इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लड़कियों को दिखने लगते हैं, और जब आप पिल्स बंद करते हैं तो अगेन वो सिचुएशन रिवर्स बैक होती है। दूसरी और एक चीज है कि अगर इंटरकोर्स हो गया तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर टेकिंग आई पिल्स, तो उससे भी आपका फीडबैक मैकेनिज्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो इम्पेयर्ड होता है, उसके वजह से भी पीसीओडी के चांसेस हो सकते हैं। और एक बात है कि ओवर ईटिंग करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा है, जैसे कि केक है, ब्रेड, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी वात और कफ ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि कल मैडम ने बोला कि अपर्णा मैडम ने बोला कि अपान वायु होती है, वात जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से वो वात का इम्पेयर्ड होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये गैजेट्स का धीरे धीरे शरीर में हीट जनरेट होना चालू होता है, ऑल्सो वर्क्स ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। और दूसरा चीज है स्ट्रेस तो अभी हर एक को है, जो स्कूल गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, एवरीबडी इज स्ट्रेस, तो उसका भी इफेक्ट अपने शरीर पे होता है। दीज आर द मोस्ट ऑफ द चांसेस इसमें हमें। अब इसके पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो पीसीओडी में ज्यादातर ओबेसिटी, लड़कियों का वजन बढ़ता है, थायराइड उनको हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स किसी किसी में शुगर ज्यादा हो जाती है, डायबिटीज के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, गर्दन पे काला दिखना चालू होता है, हाँ, हर्सुटिज्म होता है, इनफर्टिलिटी के भी चांसेस रहते हैं, बच्चे पैदा करने में मीन्स कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें पंचकर्मा वगैरह जो ट्रीटमेंट है, जैसे वमन विरेचन, बस्ती नस्य, योनि पीचू, योनि धावन, उत्तर बस्ती, उद्वर्तन, ये सब चीजें हैं वो पीसीओडी में हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं, जो ट्रीटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं इसमें। नाउ अभी इनफर्टिलिटी इसके वजह से होता है, तो हम लोग ये ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है,
क्यों करना चाहिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? तो इट्स अ नीड ऑफ एन आवर, क्योंकि अभी क्या है, सब लोग बाहर का खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल अपना बदल गया है, तो उसको डिटॉक्स भी तो करना चाहिए। डिटॉक्स करने के बाद जैसे हम लोग घर साफ करते हैं, नया अगर घर लेते हैं, साफ करते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं, नए पर्दे, रंग कौन सा लगाना है, क्या फर्नीचर रखना है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं ना। तो अगर एक एक बच्चा पैदा करना है, तो हमारे जो यूट्रस के लाइनिंग है वो रिजुविनेट करने चाहिए। हाँ, हमारे जो अगर फॉलिकल अच्छा नहीं बनता है तो वो फॉलिकल बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें डिटॉक्स ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं पंचकर्म में, अलोंग विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो इसमें क्या होता है, अगर आप गर्भ संस्कार करते हैं तो इट प्रोवाइड्स गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टू द चाइल्ड। फिजिकल मतलब आजकल हम लोग देख सकते हैं कि एनोमली बहुत बढ़ गए हैं, किसी का हियरिंग प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, ऑटिज्म जैसे प्रॉब्लम है, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम्स ही ना हो, इसलिए हम लोग वर्क करेंगे। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो हमारा बच्चा अव्वल ही आना चाहिए, वो स्मार्ट ही रहना चाहिए, ही शुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि मैंने देखा है कि पेरेंट्स, अगर ऐसा कोई भी डिफेक्ट आता है बच्चे में, तो पेरेंट्स को तो तकलीफ होती ही है, बच्चे को तो तकलीफ होती ही है। ही हैज टू कैरी हिज ओन, उसका पूरा लाइफ में वो कैरी करना पड़ता है। अलोंग विद दैट पेरेंट्स को भी वो कैरी करना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करो, उसके साथ जाओ, स्पीच थेरेपी करो, ये करो, वो करो, तो उसमें पेरेंट्स भी बहुत थक जाते हैं। उसमें मनी भी मैटर करता है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, और उनका टाइम भी उतना जाता है। तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट वी कैन डू इट इन during pregnancy, right? It enhances intellectual IQ, intellectual power, इमोशनल पावर और स्पिरिचुअल पावर। बच्चा आपका, उसका बुद्धियांक भी बढ़ेगा, भावनिक बुद्धियांक भी बढ़ेगा, और आध्यात्मिक बुद्धियांक भी उसमें चाइल्ड में बढ़ता है। क्योंकि हम लोग इसमें मंत्र, योगा, उसके साथ आहार, अगर हम पहले के जमाने में देखेंगे तो वो हम लोग को ग्रंथ वगैरह पढ़ने बोलते थे, बहुत सारी पुस्तकें या भजन वगैरह करने के लिए बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो उसका असर बच्चे के ऊपर गिरता है। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी ऑफ फीटस एंड मदर्स। अभी ये चीज है, तो अपना अभी आप पॉल्यूशन देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस इतना हो रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ता है बच्चे का और मदर का। हमें क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जाना चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। आजकल आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो गया, किसी किसी को एबॉर्शंस होते हैं, किसी किसी का स्वेलिंग है पैर में, एनेमिक रहते हैं बच्चे, तो बच्चे का पोषण, माँ एनेमिक रहेगी तो बच्चे का पोषण भी नहीं अच्छा होगा, है ना। तो पानी बढ़ता है पेट में, कम कम होता है, तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट्स देते हैं। कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना है, और उसके साथ प्रोटेक्ट न्यू जनरेशन फ्रॉम हेरिडिटरी डिसीज। अभी हेरिडिटरी डिसीज में ज्यादातर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे चीजें आती है। कैंसर, जी, अभी किसी किसी को कैंसर अगर है फैमिली में अगर उनके कैंसर है, तो अगर हम लोग ये बीज दृष्टि जो है अगर कम कर पाए तो कितनी बहुत अच्छी बड़ी बात है ना। डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम तो अभी बहुत सारा कॉमन हो गया है। आर्थराइटिस है, जिनको आमवात की तकलीफ है, अगर फैमिली में किसी को आमवात है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो तो बच्चे में भी आ सकता है। तो अगर हम लोग ये प्री कंसेप्शन डिटॉक्स प्रोसेस एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो बीज दृष्टि कम हो जाती है। थायराइड के प्रॉब्लम भी कम होते हैं। और कैंसर है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है जिसमें बहुत सारी तकलीफें रहती है, तो हम ये बच्चे को देना चाहेंगे नहीं ना। अगर एक बच्चा पैदा करना है तो उसको, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें सोचेंगे, उसका स्कूल भी कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, ये तो सोचते हैं ना। तो जन्म देने के वक्त, प्रेगनेंसी में अगर आप ये सब करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको बच्चे में दिखेगा।
नाउ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे में दिखते हैं ऑटिज्म ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है। जिन बच्चे में जेनेटिकली कुछ आता है या तो फिर ओवम और स्पर्म अच्छे नहीं हो तो उनमें भी डिफेक्ट आता है, उसके वजह से ऑटिज्म हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, यू कैन सी कि कोई कोई बच्चों को कितना भी पढ़ाओ वो उनके दिमाग में जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, उनका मेमोरी इज नॉट अप टू द मार्क, जो मैंने आईक्यू लेवल उनका बताया। एडीएचडी, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स, बच्चे एक जगह पे नहीं बैठ पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो भी उससे जिसने गर्भ संस्कार किए हैं उसमें नहीं दिखते हैं। फिर स्पेशल चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम के बच्चे आपने देखे रहेंगे जो मेंटली चैलेंज्ड है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे क्लिनिक में 21 और 23 बरस के 2 बच्चे आते हैं, बोथ ऑफ देम आर मेंटली चैलेंज्ड। उसकी मम्मी काफी स्ट्रेस रहती है कि मेरे बच्चों का आगे क्या होगा मेरे बाद। तो ये सब बातें आगे जाके ना हो, दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग ऑन सुप्रजनन एंड गर्भ संस्कार। स्लो लर्नर से बच्चा अच्छा है फिजिकली, लेकिन उसका लर्निंग प्रोसेस काफी अच्छा नहीं है। वो बाकी बच्चों से बहुत कम समझ में आता है। कोई भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन दे, कुछ दे, टेबल्स दे, तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको लर्न करने में दिक्कत होती है। तो ये सब चैलेंजेस बच्चे को आगे जाके फेस करनी है। तो ये उनको ना हो, इसके लिए हम लोग विल वर्क ऑन इट। ओके, अभी पंचकर्म में जो चिकित्सा मैंने बताई, नस्य, स्नेहपान, अभ्यंग, वमन विरेचन, बस्ती, योनि धावन, योनि पिचू, उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, उद्वर्तन, ये सब चीजें है वो हम लोग डिटॉक्स में करते हैं अलोंग विथ मेडिकेशंस। अभी आयुर्वेदा में कंसेप्ट क्या है, अभी मैंने इतना सब डिटॉक्स कंसेप्ट बोला, हाँ, तो उसमें कंसेप्ट क्या है तो ये जानना बहुत जरूरी है। ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज, ग्रंथों में बताया है कि ऋतु माने आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो बराबर महीने के महीने आता है कि नहीं। दूसरा एक ऋतु है जो हेमंत ऋतु बोला है, कंसेप्शन के लिए बेस्ट ऋतु बोला है, जिसमें अपना अग्नि बहुत अच्छा रहता है, अपना बल अच्छा रहता है। दूसरा, और क्षेत्र यानी जो हमारा यूट्रस है उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत अच्छा रहना चाहिए। मीन्स यूट्रस है, यूट्रस में दो ओवरी है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज भी रहता है, किसी किसी का एंडोमेट्रियम थिन रहता है, किसी का थिक रहता है, कभी कभी यूट्रस का एनाटॉमी में भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं वो देखना पड़ता है। अम्बु यानी जो गर्भ को पोषण मिलता है गर्भ नाड़ी से, हाँ, नाभि नाड़ी से जो पोषण मिलता है वो न्यूट्रिशन बच्चे को अच्छे से मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी ब्लॉक्ड। किसी किसी में अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो आपका कार्डियक एक्टिविटी कम होता है, बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पाता। और महत्वपूर्ण है जो बीज, जैसे कि ओवम मैंने बोला, ओवम काफी अच्छा मैच्योर्ड होना चाहिए, मैच्योर ओवम होना चाहिए, और उसका एनाटॉमी बहुत अच्छा रहना चाहिए। कहीं भी फॉलिकल, इसमें हम लोग पंचकर्म में गर्भ संस्कार में क्या क्या करते हैं, पंचकर्म करते हैं प्री कंसेप्शन 3 महीने, कंसेप्शन से पहले 3 महीने, ये सब 90 डेज का एक कोर्स रहता है जिसमें पूरा रिजुविनेशन होता है बॉडी का। कंसेप्शन के बाद वी स्टार्ट मासानुमास कषाय, 9 महीने, हर एक महीने के लिए कुछ मेडिसिन रहते हैं वो हम लोग देते हैं बच्चों को। दूसरा, उसके साथ मंत्र थेरेपी रहते हैं, योगा थेरेपी रहती है, डाइट प्लान रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा डाइट रखना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा रखना है, ये सब चीजें उसमें आती है। ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है, एएमसी में क्या करते हैं, गर्भधारणे पूर्वी क्या काय करायचं, आयुर्वेदिक समुपदेशन, कभी कभी काउंसलिंग भी करना पड़ता है हस्बैंड वाइफ का, रुग्ण की तपासणी यानी उनका फिजिकल चेकअप रहता है, नाड़ी परीक्षण यानी नाड़ी एनालिसिस, जो वात पित्त कफ के अनुसार हम लोग नाड़ी एनालिसिस करते हैं। वात पित्त कफ प्रकृति रहती है पेशेंट की, उसका एनालिसिस करते हैं, क्या पेशेंट को आहार देना चाहिए, उनका विहार क्या रहना चाहिए, क्या वो गलत कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद वी डिसाइड पंचकर्म उपचार, आयुर्वेदिक औषधि उपचार, आहार का पथ्य क्या रहना है, योग उसमें क्या देने चाहिए, जैसे कि भद्रासन हम लोग देते हैं, पश्चिमोत्तानासन फॉर लोअर प्यूबिक रीजन। ये गर्भधारण प्रेगनेंसी अगर रहती है तो प्रेगनेंसी के बाद मासानुमास कषाय एएनसी चेकअप रहता है। गर्भिणी परिचर्या रहती है। गर्भ के समय किसी किसी को नौशिया, वॉमिटिंग, कमर में पेन है, क्योंकि कभी कभी डिस्चार्ज भी रहता है। हाँ, बहुत सारी बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम रहते हैं। तो वो गर्भिणी में क्या करना चाहिए उसका एडवाइस देते हैं। मंत्र थेरेपी है, योग है, प्राणायाम है, गर्भ संस्कार है। ठीक है, फिर गर्भधारणा हो गई, डिलीवरी हो गई। प्रसूति के बाद भी कोई कोई लड़कियों को पता ही नहीं रहता है कि क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मालिश करनी है नहीं करनी है, ये सब चीजें उसमें डॉक्टर आपको बताते हैं। आहार का पत्ता क्या करना चाहिए, फाइबर्स लेने हैं, उष्ण पदार्थ लेने हैं कि नहीं लेने हैं, अगर स्तनपान बच्चे को नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बताते हैं। सुवर्ण प्राशन कभी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, छोटे बच्चों को उनको खाना क्या देना चाहिए, हम अन्नपान कभी करना चाहिए, कौन से मेडिसिन देने चाहिए। जनरली छोटे बच्चे को कफ ज्यादा होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, चोकिंग सेंसेशन ज्यादा होता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें उसमें बताई जाती है। ठीक है, ये सब हम हमारे गर्भ संस्कार करने के बाद बच्चे हैं, तो वो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक आपको दिखाना चाहूंगी मैं वीडियो गर्भ संस्कार का। इसमें देख सकते हैं आपके साउंड्स बच्चे सुन रहे हैं, ऑडियो विजुअल चालू रहता है। So this is what is I wanted to share my knowledge. जितना हो सके उतना छोटा करके मैंने बताया है, आपको समझ में आए ऐसा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे केसेस है जिसमें हम रोजाना डील करते हैं। आयुर्वेदा में कुछ ट्रीटमेंट्स है इनफर्टिलिटी के लिए, किसी किसी को ये मालूम भी नहीं है, तो ये जानकारी मैं देना चाहती थी आपको। तो आप अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे कुछ तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैडम बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन। थोड़ा सब लोग डिस्टर्बेंस अपने, था। हाँ वो पीपीटी में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। हाँ। जिनको क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं ना अभी तक एक प्रश्न पब्लिक के लिए आपको पूछ लेती हूँ। चैट बॉक्स में तो अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, बट टू कंटिन्यू दिस टॉक, पीसीओडी बोलते हैं कि सिर्फ मोटे लोगों को होता है, लेकिन काफी सारे रिलेटिव्स हैं जिनके पतले पतले लोग हैं, उनको भी पीसीओडी है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगी मैम? इसमें ना प्रकृति अनुसार सब अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वात प्रकृति के रहेंगे, पित्त प्रकृति के रहेंगे, उसमें हम देख सकते हैं कि डिस्मेनोरिया भी रहता है, उनको ज्यादा ब्लीडिंग भी रहता है, उनको भी पीसीओडी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कफ मोटे ही रहना चाहिए, वो तो पीसीओडी का प्रॉब्लम वात पित्त के अनुसार होता है, तो उस तरीके से उनको जानना जरूरी है। वैसे लक्षण वो दिखाते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी किसी को डिलेड मेंसेस रहते भी नहीं है, फिर भी उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है। दिस इज व्हाट इज सम हार्मोनल इम्बैलेंस। मंजिरी पाठक बोलतेय। माझ्या एक नातेवाईक बदलापूरला राहतात, तर बदलापूरला तुमचं कुठलं सेंटर आहे का, किंवा तुमचं कोणी तुमच्या ओळखीचे? बदलापूरला सेंटर नहीं है,
पण आपण तुम्हाला डॉक्टर सजेस्ट करू शकतो. हा आणि ते आयुर्वेदिक डॉक्टर किंवा असं तुम्ही कोणाला कनेक्ट करा आमच्यापैकी कोणाला, ते डॉक्टर सजेस्ट करू शकता किंवा मग ऑनलाईन कन्सल्टेशन आपण करू शकतो. ते तर आहेच, ऑनलाईन तर होऊ शकतं. का आमच्या नातेवाईक त्यांना मुलींना हवंय. फर्स्ट तुम्ही ऑनलाईन कन्सल्टेशन साठी आम्हाला कोणालाही कॉन्टॅक्ट करू शकता, ज्यांना कोणाला करायचंय. हा. त्यानंतर आपण तुम्हाला तिथे काही करायचं असेल तर सजेस्ट करू शकतो, कारण आम्ही ऍक्च्युली कुरिअर पण करतो मग आम्ही मेडिसिन्स असे. हा बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा ते इझी पडेल. एक प्रश्न आहे, व्हॉट आर द सिम्टम्स ऑफ PCOD? जैसे मैंने पहले भी कहा स्लाइड में कि हाँ, वेट गेन होता है, पीरियड इरेगुलर होते हैं, डिले हो जाते हैं, किसी किसी को 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बरस भी नहीं आते हैं, तो उसमें पीसीओडी के चांसेस हो सकते हैं. यू नीड टू कंफर्म विथ योर हार्मोनल ऐसे, और आपका सोनोग्राफी करके आपको कंफर्म करना है वेदर शी हैज पीसीओडी प्रॉब्लम और नॉट. तो आपको आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके ही वो करना चाहिए. एक क्वेश्चन है, उनकी बेटी 11 साल की है, अभी तक उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुए हैं. When should it start and what should I do about it? ऐसे देखा गया है कि अभी तो जल्दी स्टार्ट होते हैं, 9 इयर्स पे भी होते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट द एज, इट शुड कम एट 12. तो 12 बरस से लेकर 14 बरस तक जो आता है दैट इज नॉर्मल. अभी प्री मिनार्क आ रहा है, 9 बरस की लड़की को भी आ रहा है, तो वो भी अभी के कंडीशन में हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं. लेकिन अगर ग्रोथ उनका अच्छा रहेगा और तो 12 बरस तक आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पिरियडच्या आधी खूप ब्रेस्ट पेन होतं आणि 25 ते 30 दिवसांनी पिरियड येतात. ब्लड क्लॉटिंग होतं, त्यासाठी काय करावे? वय 42 आहे. 42 आहे. तर याच्यामध्ये आता तुमचं जेव्हा ब्रेस्ट खूप जास्ती हेवी होत असेल तर तुम्हाला डॉक्टरशी कन्सल्ट करायला पाहिजे. पण पिरियड्स आल्यानंतर ब्रेस्ट हेवीनेस, दिस इज अ नॉर्मल थिंग. ब्रेस्ट हेवीनेस कमी झालं पिरियड्स आल्यानंतर तर ते नॉर्मल समजलं जातं. त्याच्या आधी थोडेसे हॉर्मोनल चेंजेस होतात म्हणून ते ब्रेस्ट पेन होतं. पण त्याच्यासाठी जर तुम्ही रेग्युलर योगा किंवा आहाराचं नियोजन व्यवस्थित केलं तर हे प्रॉब्लेम्सही तुमचे कमी होऊन जातात. मला वाटतं अजून एक प्रश्न आपण वरती एक घेतला नाहीये, तो वरती गेलाय. माय डॉटर इज 12 year old. शी इज हॅव्हिंग हर पीरियड्स स्टार्टेड फ्रॉम दिस मे, सायकल 20 days with 5 days ब्लडिंग. इज इट ओके एंड व्हाट टू डू इफ इट इज नॉट? हाँ, साइकिल के बारे में एक मैं कहना चाहूंगी कि वात, पित्त और कफ, इसमें ना थोड़ा सा साइकिल में कभी कभी डिफरेंस रहता है. वात के जो पेशेंट्स है उनमें कभी कभी जल्दी आता है, कभी कभी थोड़ा सा लेट आता है. पित्त के जो प्रकृति पेशेंट है उनको 24 days 26 days तक ही वो पीरियड्स आ जाता है एंड दैट इज लास्टिंग फॉर 4 to 5 days. और कफ के जो है तो थोड़ा सा लेंदी रहता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि उनका 30 days का या 31-32 days का भी कभी साइकिल रहता है किसी किसी का, लेकिन उनका फ्लो भी फिक्स रहता है. दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. तो ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी का साइकिल नॉर्मल है तो दैट इज ओके. ऐसा आपको डिफरेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. प्रकृति के अनुसार वो बदलता है. और एक क्वेश्चन है, माय डॉटर इज 15 years old. Sometimes after 2 days she didn't get bleeding properly. Is this maybe cause of PCOD? Yeah, there are chances of PCOD. अगर उसका वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, ज्यादा थकान महसूस कर रही है, पीरियड्स थोड़े इरेगुलर है, तो चांसेस हो सकते हैं. तो आपके वैद्य के पास आप जाइए और कंसल्ट कीजिए, तो आयुर्वेदिक मेडिकेशन से नॉर्मल हो सकते हैं. दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी बच्चियां जो पीसीओडी की मीन्स 12 to 25 तक, किसी किसी को अगर पीसीओडी के चांसेस जनरली 14 के बाद या 16 के बाद चालू होता है पीसीओडी का प्रॉब्लम.
लेकिन अगर उसमें जल्द से जल्द हम लोग अगर चेकअप करते हैं और ध्यान देते हैं तो वो पीरियड्स 25 तक हम लोग को डिटॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जल्द से जल्द वो करेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो इग्नोर नहीं करना है, चलो आते हैं इसका ऐसा ही है, ऐसा नहीं। आपको वो प्रॉपरली आपके वैद्य के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बहुत जल्द वो नॉर्मल हो सकेंगे। अजून एक प्रश्न आहे, मूड स्विंग्स, इज इट ड्यू टू पीसीओडी? यस, मूड स्विंग्स इट कैन बी ड्यू टू पीसीओडी, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर है, बाकी अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। How to get rid of low energy and fatigue and mood changes? लो एनर्जी के लिए आपको आहार का पहले तो नियोजन करना है, जैसे चंदा मैडम ने बोला, नियति मैडम ने बोला कि आहार का नियोजन बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अगर आपको करना है तो सप्लीमेंट्स भी कुछ चालू कर सकते हैं, आयरन का, कैल्शियम का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या तो आप कोई भी एक्सरसाइज करो, मिनिमम 15 मिनट्स भी मिलते हैं तो 15 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे काफी आपको अच्छा फर्क महसूस कर सकते हैं। योग है, व्यायाम है, एक्सरसाइज, दीज आर द ओनली थिंग्स दैट इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल, और आहार है। अजून एक प्रश्न आहे, पोस्टपार्टम, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर पीरियड टू रेग्युलेट? सॉरी, आई कांट हियर इट प्रॉपर्ली। हाँ, आफ्टर postpartum, how much time does it take for period to regulate? Period regular यायला postpartum नंतर किती वेळ? right. In some cases it can be after 3 months or 4 months हो सकता है. In some cases it takes around 6 months to 7 months. तो depending upon the condition and प्रकृति of the patient, वो थोड़ा डिफर होता है. उसी का एक क्वेश्चन है, आफ्टर सी सेक्शन एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं? आफ्टर सी सेक्शन यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज, मिनिमम एकदम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप 2 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं. मिनिमम एक्सरसाइज, नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग है ना, ऊपर के अपर बॉडी के या फिर लोअर बॉडी के थोड़े थोड़े एक्सरसाइज. पेट के जो एक्सरसाइज है थोड़ा आप वो ज्यादा इंटेंस रहते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं, 2 महीने के बाद. धीरे धीरे करना है इम्प्रूवमेंट उसमें. पीसीओडी आणि पीसीओएस मध्ये काय फरक आहे? इट इज अ सिंड्रोम. इन्सुलिन रेजिस्टन्स असतो, हर्सुटिझम आणि ओबेसिटी. These are the 3 main symptoms you can feel. और PCOD and PCOS are same actually. वो थोड़ा कोई PC syndrome बोलते हैं, कोई बोलते हैं PCOD disease बोलते हैं. That is a thing. May I ask my question? Yes. डॉक्टर गौरी, थैंक्स अ लॉट. आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मेरी बेटी है, 11 साल वाला क्वेश्चन मेरा था. तो अभी हमने उन्हें बताया नहीं है कि ये कुछ होता है लाइफ में. दे डू गेट दीज टॉक्स डन इन स्कूल, सो वो उतना ही सुन के आती है. सो डू आई नीड टू मेक हर सिट एंड एक्सप्लिसिटली बात करूं, और हाउ डू यू सजेस्ट दैट वी शुड डील? क्योंकि बच्चे बात तो बहुत करते हैं एक दूसरे से, बट आई वॉन्टेड टू बी एन ईजी टॉक, जस्ट हाउ वी वर ब्रॉट अप. अपनी बड़ी बहन को देखने लगे और फिर खुद ही समझ में आ गया कि कुछ होता है वैसा टाइप्स. और यू वांट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बैठा के बात करो वो. एंड दूसरी चीज, आई हैव ऑलवेज हैड वेरी इजी पीरियड्स, बट माई सिस्टर still, she is now almost 46 47 years old. She still gets very bad periods. तो मुझे हमेशा मेरी बेटी के लिए चिंता होती है कि वो किस पर जाएगी, मेरी तरह होगी या तो आपको कुछ आपके एक्सपीरियंस इफ यू कैन टेल मी, थोड़ा मुझे दिल को थोड़ी तसल्ली मिले, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है अपनी बेटी के लिए फिर. हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि पहला क्वेश्चन है
अभी अवेयरनेस जो है ना, आपको बच्चे को कर देना चाहिए, आपको उसको बिठा के बताना चाहिए कि बेटा देखो अभी ऐसा, क्योंकि उनको ऑलरेडी स्कूल में सिखाया ही गया है, दे नो एवरीथिंग। अपने ही वक्त कहाँ था, हम लोग को पता ही नहीं था, और अचानक से दम आ गया एंड यू बिकम्स वेरी नर्वस कि रोना ही चल। मुझे तो पता है कि कोई कोई लड़कियां तो एक एक दो दो महीने रोने में ही निकाल देती है, क्यों मुझे ये आया ऐसे करके। लेकिन अभी के बच्चियों को सब पता है, और एड्स तो आते ही है ना, पैड्स के एड्स तो आते हैं, तो बच्चे पूछते हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज आर ऑल्सो आस्किंग कि ये क्या है। सो दे नोज एवरीथिंग, हम लोग को ही पता नहीं है कि उनको पता है, दे नोज एवरीथिंग, बट स्टिल यू शुड अवेयर हर कि ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये उम्र के बाद ऐसे होता है, हर एक महीने में आपको पीरियड आएगा, वो रेड ब्लड सेल, दैट इज नॉर्मल, इट इज नॉट एबनॉर्मल। तो वो क्या, वो उसके दिमाग में मम्मी ने बोला है ना, तो वो सच है, बिकॉज शी ट्रस्ट यू, राइट। तो उसको ऐसे नहीं लगेगा कि अरे मुझे कुछ हो गया, ये ऐसे ऐसे ही बच्चे रेड ब्लड देख के ही घबरा जाते हैं। तो अगर आपने बताया रहेगा तो वो थोड़ा कॉन्शियस रहेगी उसके, हाँ मम्मी ने मुझे बताया दिस इज नॉर्मल, तो अभी मुझे ये स्टार्ट हो गया, राइट। दूसरा एक चीज है कि वो तकलीफ ना हो, इसके लिए मैडम ने जो आपको बायोडिग्रेडेबल ये बताए हैं नैपकिन्स, दे आर एक्सीलेंट, आप सभी को वो यूज करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। दूसरा चीज है उनका आहार का नियोजन, व्यायाम है, गैजेट से दूर रखो, उनको अच्छी तरह से वो संगोपन दो, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आते। ओके, इसी को लेके और एक क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली पैड्स को लेके। पीरियड्स में पैड यूज करते हैं तो वो इको फ्रेंडली केमिकल पैराबिन वाले ही यूज करने हैं या कोई और भी कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे विस्पर स्टे फ्री, उसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? तो मेरे ख्याल से शायद अपर्णा मैडम ने उसका आंसर दिया है पहले। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग, अपर्णा मैडम का रिकॉर्डिंग अगर आपने देखा है तो उन्होंने बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल फ्री पैड्स है उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, तो आप जरूर वो यूज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू शुड यूज एनी पैड्स नियर बाय यू, पैड्स तो यूज करने हैं, और वो रेगुलर, अगर बाहर के करते हैं तो आपको वो 3-3, 4-4 घंटे में चेंज करना पड़ेगा, और जो डॉक्टर अपर्णा ने बताया वो अगर है तो 10-10 घंटे तक उसका डीजेनरेशन नहीं होता है, डीकम्पोजिशन जो है ब्लड का वो नहीं होता है उसमें, बिकॉज इट देयर इज अ टेक्नोलॉजी उसमें जो है कंसेप्ट एनियन ग्राफेन एनायन चीट का, तो इट मेक्स अ डिफरेंस, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके वजह से दीज बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, दैट इज व्हाई वी यू नीड टू यूज ये योनि अस्त्र टाइप ये पैड्स। Dr. Aparna, can you please give your number so that people can connect with you for the मैडम चैट बॉक्स में मैंने अभी नंबर डाला है, और Okay. हमारे ग्रुप पर भी हम लोग डाल देंगे right? बाद में। Okay. Is there any medicine to postpone menses? हाँ, ये एक बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी ना बहुत सारी महिलाएं नवरात्रि आई है, अभी दिवाली आई है, दशहरा आया है, गणपति आए हैं, हमारे सब जो डॉक्टर्स है उनके पास आते हैं, मैडम मुझे पोस्टपोन करना है। अब ये क्या होता है ना, हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, विरार से चर्चगेट मुझे पहुंचना है, अभी मुझे कॉल आ गया दहीसर में एंड आई गेट डाउन एट बोरिवली, क्या हो गया, मेरा जो काम था दहीसर का वो सॉरी चर्चगेट वाला वो बंद हो गया। ये तो जो पीरियड्स का टैबलेट लेते हैं ना आप प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए, तभी ये प्रॉब्लम का जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना वो अल्टर हो जाता है, और आगे जाके फिर तकलीफें आपको स्टार्ट होती है। तो इसलिए ज्यादातर हार्मोनल पिल्स ना ले, और कुछ कंडीशंस ही है उसमें हार्मोनल पिल्स लेना जरूरी होता है, तभी लेना है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस फॉर फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, तो
तो रिचुअल्स तो होते ही रहते हैं, कितना लेंगे ना हम लोग. इट हैज सम साइड इफेक्ट्स ऑन योर लीवर है, बॉडी में है, हीट जनरेट होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट. ओके, अजून एक प्रश्न आहे. माय एज इज 43. अर्लियर आय हॅड 5 days flow, but it reduced to 3 days now from last 1 year. Is it normal? यू हैव टू चेक. कभी कभी एनेमिक कंडीशन के वजह से फ्लो कम होता है. दूसरा है कुछ हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, उसके वजह से कम होता है. और तीसरा है मेनोपॉजल स्टेट अगर आपका स्टार्ट हो गया तो उसमें भी कम 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 होते जाता है. या तो फिर 2 महीने आता नहीं है, 3 महीने आता है, सॉरी 6 महीने में आता है, ऐसे भी होता है. तो यू नीड टू चेक आपका हार्मोनल ऐसे, और सोनोग्राफी करके या तो फिर आपके वैद्य के पास जाके आप वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाड़ी परीक्षण है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं. अजून एक प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर गेल्या लेक्चर मध्ये मिळाले आपल्याला, पण मी विचारते. मेन्स्ट्रुअल कप और नाउअडेज पीरियड पॅन्टीज आहेत ते वापरले तर चालतात का? पीरियड पैंटीज, यस, ओके. अगर कंफर्ट लेवल है, आपको चाहिए तो पीरियड पैंटी यूज कर सकते हैं. लेकिन जो ग्राफेन एनाइन चिप का जो कंसेप्ट है, या तो वो टेक्नोलॉजी है एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, जो है वो उसमें नहीं मिल पाएंगे आप. हेलो, एक सूचना है, प्लीज अपने क्वेश्चंस जो है वो आप चैट बॉक्स में डालो तो आंसर देने के लिए इजी रहेगा. मैडम, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपको कि जैसे हम आपने जो गर्भिणी परिचर्या बताई, तो बहुत सारे पेशेंट को ये रहता है कि अगर हम लोग आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें वो कैल्शियम और आयरन वाला लेना है कि नहीं लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा. आयुर्वेद में जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें भी कैल्शियम की मात्रा रहती है, आयरन की मात्रा भी रहती है. तो वो दवाइयाँ जो है उनके साथ ही आपको वो आयरन कैल्शियम होगा. उसके साथ आपको आहार का नियोजन किया जाता है, उसमें ऑलरेडी आपका आयरन लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, इसका नियोजन किया रहता है. तो एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई कंडीशंस है तो वो चेकअप के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है वो लेना चाहिए कि नहीं चाहिए. अजून एक प्रश्न आहे. पीरियड पेन कमी होण्यासाठी कुछ बताइए. पीरियड पेन कम करने के लिए पीरियड पेन्स में ना ज्यादातर बच्चियां एंटी इंफ्लेमेटरी मीन्स पेन किलर लेते हैं. तो पेन किलर लेना एक्चुअली इट इज नॉट एडवाइजेबल. लेकिन इतना पेन रहता है कि वो ना स्कूल जा पाती है, ना खड़ा रह पाती है, ना कॉलेज जा पाती है, ऐसी सब कंडीशंस आती है. तो इसमें क्या है, वात का मार्गावरोध मीन्स वात ब्लॉक हो गया है. उसका जो उस दिन मैडम ने बोला कि उसका वातानुलोमन होना चाहिए, जो उसका डाउनवर्ड मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, इट इज स्टक. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो नजदीक के इसमें जाके मात्रा बस्ती का प्रयोग ले सकते हैं बिफोर मेंसेस. मेंसेस आने से पहले लेना है, जिससे आपका ये पेन धीरे 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 कम हो जाता है. यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन. ओके, वो तो नॉर्मल हो जाता है. और एक बात मैडम ने कैस्टर ऑयल का बताया उस दिन, सुबह लेके पीरियड्स आने से पहले 5 से 6 दिन पहले से अगर आप स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में लेना कैस्टर ऑयल का उपयोग करना, तो उसका बहुत अच्छा फायदा पीरियड पेन में हो सकता है. थैंक यू मैडम. स्पेसिफिक डाइट और एक चीज मैडम मैं ऐड करूंगी कि अगर हमारे ये ग्राफेन एनाइन चिप वाले पैड्स हम यूज करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल
वो भी पेन को सबसाइड कर देता है, क्योंकि यूट्रस को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, क्योंकि पंपिंग करना पड़ता है तो तभी उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा की जरूरत रहती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है और क्रैम्प्स आते हैं। तो वहां पे ये पैड्स भी आपको हेल्प करते हैं पेन कम करने के लिए। Yes. अजून एक प्रश्न आहे, स्पेसिफिक डाएट ड्यूरिंग और बिफोर पीरियड. हाँ, ड्यूरिंग पीरियड में आपको हल्का आहार लेना चाहिए. आपको ज्यादा स्पाइसी, ऑयली और हेवी टू डाइजेस्ट ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिटॉक्स कंडीशन में रहता है ना बॉडी, तो उसको ब्लॉक नहीं चाहिए. सो पाचक आहार, हल्का आहार चाहिए, जैसे कि दाल खिचड़ी, दाल राइस हो गया, घी के साथ थोड़ा सा कुछ खाया, सब्जी, फाइबर रिच सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए. लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रहना चाहिए, जैसे कि लाइम जूस, कोकम शरबत, या तो फ्रूट जूसेस घर पे बनाया हुआ रहेगा. तो दैट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर पाचन, और वाटर इंटेक जो रहना है वो मेंटेन करता है, एनर्जी भी अच्छा रहता है. और आफ्टर पीरियड आप संतुलित आहार लेना जरूरी है. घर से बाहर जब भी निकले तो कभी भी खा के निकले अच्छे से, तो बाहर की चीजें आपको खाना ना पड़े. जैसे चंदा मैडम ने आहार नियोजन का बताया, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि खारीक हो गया, खोबरा हो गया. जिनको पीसीओडी है वो तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू ले सकते हैं. काले तिल और गुड़ के साथ में अगर वो खाते हैं तो दैट डेफिनेटली हेल्प देम. लेकिन अगर उसकी पित्त प्रकृति है, एसिडिटी है, तो उनको वैद्य को पूछ के ही लेना है. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Thank you, madam. Can we take castor oil with hot tea? व्हाट आई प्रेफर, कैस्टर ऑयल आप गर्म पानी के साथ ही ले, शुंठी के साथ. टी इज लाइक, पता नहीं, अभी वो नौशिया फॉर्म हो सकता है कैस्टर ऑयल के साथ. तो बेटर वे यू कैन टेक इट विथ थोड़ा सा शुंठी पाउडर डालो उसमें, और यू कैन हैव कैस्टर विथ दैट. डॉक्टर गौरी मैम, चारुलता रावल जी कब से हैंड रेस कर रहे हैं, उनको पूछने दीजिए. या चारुलता जी, एक क्वेश्चन है, आफ्टर 58 which calcium do you suggest for healthy life? कैल्शियम तो बहुत सारे हैं मार्केट में. रसशाला के कुछ कैल्शियम अच्छा आता है, कैल्सिट्राल, विच इज बेस्ट कैल्शियम. और अभी मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आप वैद्य को पूछ के ही लेना है कितना लेना है, क्या लेना है, क्योंकि किसी किसी को अभी रीनल स्टोन के भी प्रॉब्लम है ना. तो अगर लेना है तो कौन सा लेना है, कितने प्रमाण में लेना है, ये आप अपने वैद्य को पूछ के ही ले. Okay. Someone has raised hands. Charulata. चारुलता जी, या चारुलता जी, you can ask the question. हेलो चारुलता जी. चारुलता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. तब तक दूसरे है, कैल्शियम से वेट गेन होता है क्या? कैल्शियम से वेट गेन नहीं होता. कैल्शियम इज फॉर योर एनर्जी, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. वेट गेन के लिए कैल्शियम नहीं है. इट इज फॉर टू गिव न्यूट्रिशन टू योर बोन्स, और सप्लीमेंट है. Okay. वो शायद लेफ्ट हो गई गलती से चारुलता जी, जिन्होंने हैंड रेज किया था. मैडम, तब तक मैं एक और चीज पूछती हूँ कि जैसे गर्भिणी परिचर्या में लास्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई पंचकर्म सजेस्ट करते हो क्या, जिससे हम सिजेरियन के चांसेस अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली. अगर कंडीशन नॉर्मल है तो हम लोग 9th मंथ जब भी उसका खत्म हो जाए उसके बाद, या फिर 8 मंथ खत्म होने के बाद हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं. मात्रा बस्ती बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, अराउंड 20 ml, 30 ml, 40 ml तक.
बस्ती यानी ऑयल का गुद मार्ग से दिया हुआ जो औषधि रहता है उसे बस्ती बोलते हैं। तो वो बस्ती आपके लोअर पोर्शन में मॉइस्चर मीन्स क्या बोलते हैं उसको, स्निग्धता निर्माण करता है। आपके जो पेल्विक मसल्स है उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, स्ट्रेंथ देता है। तो और वात की गति है वो नॉर्मल करने में अच्छा रहता है। जैसे कि अपर्णा मैडम ने बोला, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, जो गर्भ का निकलना है बाहर, तो वो काम है अपान वायु का। तो अपान वायु की गति को वो नॉर्मल करता है। उसमें ऑयल का बस्ती सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो 8 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद 9 मंथ में आप वो स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको लेबर पेन्स बहुत अच्छे आते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। और पिचू धारण के बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, पिचू धारण में बहुत सारी कंडीशंस है कि पेन है, ड्राइनेस है वजाइना में, हाँ, लोअर प्यूबिक रीजन में पेन है। तो ये अगर ऑयल का पिचू मीन्स टैम्पून रहता है, वी डीप इट इनटू ऑयल और वो वजाइनल रीजन में रखते हैं, तो उससे काफी हद तक पेन के चांसेस कम होते हैं। और जो मैंने अभी बोला, वात अपान वायु की जो गति है वो नॉर्मल होने में मदद होती है। तो इससे भी आपका लेबर पेन्स आने में मदद होती है। हेलो हेलो, थैंक यू मैडम। हाँ, और एक क्वेश्चन आया है, मेरी भांजी है 34 years एंड शी कांट कंसीव, तो आयुर्वेद पंचकर्म ट्रीटमेंट इज यूजफुल, इसके लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट यूजफुल हो सकती है क्या? दे आर थिंकिंग अबाउट IVF और समथिंग लाइक दैट, तो आयुर्वेद में कुछ ऑप्शन है तो बताइए। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी। एक्चुअली ना बहुत सारे कंडीशंस है इसमें। आईवीएफ के लिए जाके भी वो कंसीव नहीं हो पाते हैं। 2-2, 3-3 आईवीएफ, एक तो केस था उसमें 10 से 12 आईवीएफ किए थे तो भी वो लड़की कंसीव नहीं हो पाई। सो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ऋतु यानी जो नेचुरल काल है, क्षेत्र इसमें क्या है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से बिल्टअप नहीं हो पाती है, सो दैट उसमें जाइगोट का इम्प्लांट हो जाए, है ना, फीटस इम्प्लांट हो जाए। तो वो जो है रिजुविनेट करना पड़ता है। दूसरी चीज है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, लो AMH है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, पॉलिकल्स का ना अच्छा बन पाना, फिर मेल इनफर्टिलिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैटर करते हैं। सो ये सब चीजों को ध्यान रख के फिर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। हमने देखा है कि जो IVF करके हमारे पास आते हैं फेलियर हो जाने के बाद, फिर हम लोग जब भी ये ट्रीटमेंट देते हैं, प्रॉपरली वो फॉलो करते हैं, तो उसमें भी उनको नेचुरल पद्धति से वो कंसीव हो पाते हैं। सो अगर IVF आपको करना है, कोई किसी किसी कंडीशन में IVF के लिए जाना ही पड़ता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब्स निकाल दिए हैं, एज प्रॉब्लम आ रहे हैं, 40 तक एज गया है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो दीज पीपल आर गोइंग फॉर IVF। तो इसके पहले भी अगर आप डिटॉक्स ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका भी आपको फायदा होता है, क्योंकि फिर वो IVF के चांसेस भी बहुत अच्छे बढ़ते हैं, अराउंड 90% उसके चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज IVF चांसेस। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। I think all questions are done. Yes. Thank you so much, madam. Megha madam. Thank you, madam. All questions are done now. मॅडम उद्याची फक्त हे करा ना, उद्या आपने बहुत अच्छी तरह से PCOD और इनफर्टिलिटी के बारे में हमें गाइड किया। मुझे लगता है कि ये सब सुनने के बाद मैक्सिमम पीपल विल टर्न टुवर्ड्स आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स।
not only for conception but for गर्भसंस्कार and सुप्रजनन also, so that आगे की जो जनरेशन है वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी। ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक्स अ लॉट। और आज तक 9 दिन के 9 व्याख्यान हमारे अभी कंप्लीट हो गए और कल का जो दिन है वो स्पेशली हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, जिसमें ओपन डिस्कशन होगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि जिनको पॉसिबल है वो लोग पहले अपने क्वेश्चंस रेडी रखें और चैट बॉक्स में डाल दें, सो दैट कम्स यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर सके। वो थोड़ा ब्रीफली अगर क्वेश्चंस टाइप करके डाल देंगे तो उसका हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर वो ऑडियो में आके फिर बहुत देर तक वो कन्वर्सेशन चला तो ज्यादा लोगों का क्वेश्चन हम अटेंड नहीं कर सकेंगे ऐसा। तो दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि आपने जो 9 दिन तक अभी सुना है उसमें से आपको अगर आयुर्वेद के बारे में कोई भी चीज जाननी है तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए। और हमारा जो आरोग्य का ये ज्ञान का महायज्ञ चल रहा था उसका समापन भी उसी तरीके से शानदार होना चाहिए। और I wish you all the very best and thanks all for joining this wonderful session. Thank you. Thank you all for joining for this session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.